Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions from General Science PYQs. Our questions will be related to Near Field Communication Technology, Indira Gandhi Prize for Peace Disarmament Development, Genetic Engineering Appraisal Committee, Indian Remote Sensing Satellites, and finally INDARC. All these questions were asked in prelims 2015. अगर आप इन सभी चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल वे में सारी बातों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी मदद करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। ओरिजिन से मतलब उसका टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और उसको कितना पढ़ना है। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल हर सब्जेक्ट एरिया से पीवाईक्यू के बेसिस पे, उसके कीवर्ड के बेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछती है। कंसेप्ट्स को आप अपने क्लियर कर पाएंगे और अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, विद रेफरेंस टू दी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NFC टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नंबर 1, इट इज ए कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स और ऑल राइट। सेकंड, NFC is designed for use by devices which can be at a distance even at 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब 1 मीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये काम कर सकती है। ओके। थर्ड, NFC कैन यूज इनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है तो ये इनक्रिप्शन का यूज कर सकती है, यानी कोडीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। इस पॉइंट पे हर क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन को देखिए जहाँ भी ज़रूरत लगे चीज़ों को समझने के लिए। देन जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर निकालिए। आपका आंसर गलत भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको ठीक आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने और याद रखने में मदद करेगा। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी फर्स्ट कि भाई ये कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का यूज़ करती है, विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। थर्ड कि भाई ये इनक्रिप्शन यानी कोडीकरण, कोडिफाइड फॉर्म में डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकती है। सेकंड, ये 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे भी काम कर सकती है। ये गलत है क्योंकि इसकी लिमिट 4 सेंटीमीटर या उससे कम की है। क्या है ये टेक्नोलॉजी? ये एक शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जो NFC एनेबल्ड डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में मदद करती है एक दूसरे के साथ। क्या खास फीचर्स हैं इसके कि भाई 4 सेंटीमीटर या उससे कम के डिस्टेंस पे डिवाइसेस एक दूसरे के होने चाहिए। ये RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का यूज़ होता है ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए। एनक्रिप्शन का ये यूज़ करती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते समय। ये लो स्पीड ऑफर करती है, मतलब इसकी जो डाटा एक्सचेंज की स्पीड है वो बेहद स्लो रहती है। इसके ज़रिए आप डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं इसमें? मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। डाटा एक्सचेंज का मतलब डाटा क्या एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे बिल्स की पेमेंट है, बिजनेस कार्ड्स का एक्सचेंज है, कूपन्स की डाउनलोडिंग और रिसर्च पेपर वगैरह की शेयरिंग। ये एक चिप है जो NFC चिप बोलते हैं जिसको। सेकेंड इज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, यानी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2014 वाज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। उस टाइम के हिसाब से, यानी ये 2015 का क्वेश्चन है तो 2014 का पूछा था। अब जैसे 2024 चल रहा है
तो उसके कंटेक्स्ट में हमें 2023 2022 इनका पता होना चाहिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था 2014 का? करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी इसरो। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है? ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। किसको? इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। किस बात के लिए? उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए। 1978 में इसको बनाया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम 1986 में दिया गया था। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका? कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं ये इंश्योर किया जाए कि भाई साइंस में जो भी खोजबीन हुई है, जो भी जांच पड़ताल हुई है, जो भी पाया गया है, उसका यूज ह्यूमैनिटी के भले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये अवार्ड में 2.5 मिलियन कैश दिया जाता है और एक साइटेशन दिया जाता है। 1986 में इसको दिया गया था पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, जो फर्स्ट अवार्ड था। 2014 का हमने देख लिया, इसरो को दिया गया था। 2022 में इसको कोविड-19 के जो वॉरियर्स थे, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन, उनको दिया गया था। देन 2023 का जो है अली अबू अवाद, जो पीस एक्टिविस्ट हैं पैलेस्टाइन में, और डैनियल बैरनबॉम, एक क्लासिकल पियानिस्ट हैं जो अर्जेंटीना में, इन दोनों को जॉइंटली ये दिया गया। देन 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शंस में दे रखी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इसरो क्या है? इसरो एक स्पेस एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस किसके अंडर में है? पीएमओ के, यानी प्राइम मिनिस्टर इसके डायरेक्ट हेड होते हैं। 1969 में इसको सेटअप किया गया। क्यों? ताकि स्पेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक्सप्लोरेशंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको अच्छे से प्लान, एग्जीक्यूट और मॉनिटर किया जा सके। मेन हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। देन देयर इज बार्क, ये एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। 1954 में सेटअप किया गया। किसके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, जो पीएमओ के अंडर में है। क्यों इसको सेटअप किया गया? ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कंडक्ट की जा सके इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए, और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए। मुंबई में इसका मेन हेडक्वार्टर है। देन देर इज TIFR, ये भी एक पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी, साथ के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1945 में सेटअप की गई। क्यों? ताकि रिसर्च कंडक्ट की जा सके किस चीज़ पे? नेचुरल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। मेन जो है इसकी लोकेशन है कोलाबा मुंबई में है। देन देर इज, इसके कैंपसेस बेंगलुरु और हैदराबाद में भी हैं। आफ्टर दैट वी गेट टू CIISC, ये एक पब्लिक डीम्ड और रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1999 में सेटअप की गई। हायर एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किस एरिया में? साइंस, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और मैनेजमेंट के एरिया में। कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किया गया इसको 2018 में। नेक्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर दी, कौन से एक्ट के अंडर में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो सेटअप की गई है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में सेटअप की गई। अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किसी एक्ट के अंडर में सेटअप की गई तो ये क्या हो गई? ये एक स्टेचुटरी बॉडी बोली जाएगी। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में सेटअप की गई। क्यों? टू अप्रेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू
हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिकम्बिनेंट्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट्स। ये फंक्शन करती है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके पास पुनिटिव एक्शन लेने की भी पावर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। मेन जो इसकी कंपोजिशन है उसमें जो चेयरमैन है वो स्पेशल या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, कहाँ के? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके। करंटली इसमें 24 मेंबर्स हैं, हर मंथ इनकी मीटिंग होती है। 3 एक्ट्स जो हैं उनके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेक्चर 20, लेक्चर 7, लेक्चर 6 में 2 एनवायरनमेंट के लेक्चर हैं, एक इकोनॉमी का है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन। एक एक्ट जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है किसी भी सीरीज में, दैट इज जीआई एक्ट 1999। ये क्या है? ये एक एक्ट है किसका? पार्लियामेंट का। क्यों बनाया गया? ताकि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उनका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन अच्छे से इंश्योर की जा सके। क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसको अच्छे से कंप्लाई किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग चला जा सके। क्या मेन प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंडर में? सबसे मेन प्रोविज़न है कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को डिफाइन करता है कि भाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस चीज़ को बोला जाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स के केस में वो गुड्स होंगे जो एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड हैं और जिनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के कंटेक्स्ट में। उन गुड्स को जो मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस बोला जाएगा, यानी ऐसे गुड्स जो किसी जियोग्राफी, ये जो जियोग्राफिकल रीजन है ये जिस भी कंट्री के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो ये इंडिया की टेरिटरी में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे दार्जिलिंग टी है, उसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ वहीं की चाय में पाए जाते हैं, इसलिए ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो जिसको जीआई टैग मिला था। कौन से ईयर में मिला ये आप कमेंट करके हमें बताएं। मालाबार पेपर, बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स, पोचमपल्ली इकत, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, सोलापुरी चद्दर्स, बाग प्रिंट्स, मधुबनी पेंटिंग्स, ये सभी आइटम्स हैं, गुड्स हैं जिनको बोलते हैं जो जीआई टैग की कैटेगरी में आते हैं। जीआई टैग के लिए अप्लाई करने के लिए उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम रजिस्ट्रार ऑफ जीआई करते हैं, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कौन होते हैं? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंडर में। अगर एक बार जीआई मिल गया तो उसकी जो वैलिडिटी है 10 ईयर की होती है, उसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है। कुछ कैटेगरीज इसमें से एक्सक्लूडेड हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो या तो डिसेप्शन क्रिएट करते हैं या कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, या जिनमें पोटेंशियल है किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, या जो जेनरिक नेम्स हैं लॉ को किसी तरह से वो छेड़छाड़ करते हैं, कानून के ख़िलाफ़ हैं या कानून के मतलब दायरे में नहीं है, या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी चीज़ का, उन सभी गुड्स को जीआई कैटेगरी में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो गया तो जिसके पास उसकी ओनरशिप है उसके पास राइट है किस चीज़ का? उस प्रोडक्ट को, उस गुड को यूज़ करने का, साथ ही साथ उसके पास राइट है टू फाइल ए सूट अगेंस्ट दी, अगर कोई उसकी इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, अगर कोई उसको बिना उसकी अथॉरिटी के यूज़ कर रहा है, उसको अपना डिक्लेयर कर रहा है, then in that case that person, that owner can file a suit in the court. Next is, in which of the following activities are Indian remote sensing satellites used? क्या पूछ रखा है? जो भारतीय दूर संवेदन उपग्रह हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है? 5 एप्लीकेशन दे रखी हैं, ये बताना है कौन सी है कौन सी नहीं। फर्स्ट क्या है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट करना, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करना, मिनरल को एक्सप्लोर करना, टेली कम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1, 2 and 3 only, 4 and 5 only, 1 and 2 only, 1, 2, 3, 4 and 5।
करेक्ट आंसर इज ए, यानी पहले तीन, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये तीनों ही एप्लीकेशन हैं IRS सैटेलाइट्स की। IRS सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स हैं, यानी कई सारी सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है उसके अंडर में लॉन्च की गई है। 1988 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। क्यों लॉन्च की गई, क्या ऑब्जेक्टिव है इनको लॉन्च करने का? कि जो भी रिमोटली सेंस्ड डाटा है उसको यूज किया जा सके अलग अलग फील्ड्स की एप्लीकेशंस में, जैसे एग्रीकल्चर में, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी में। कुछ एग्जांपल्स जो हैं IRS सैटेलाइट्स के, जैसे IRS-1A, RISAT सीरीज, देन कार्टोसैट सीरीज, ओशियन सेट सीरीज, रिसोर्स सेट सीरीज, EOS सीरीज, IMS सीरीज। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी IRS सैटेलाइट्स की? एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बात करें तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट, इरिगेशन, लैंड यूज एंड लैंड कवर। इकोनॉमी की अगर बात करें तो मिनरल एक्सप्लोरेशन, अर्बन प्लानिंग। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, EIA, बायोडाइवर्सिटी, स्नो मेल्ट रन ऑफ एस्टिमेट्स, फॉरेस्ट का सर्वे करना, वेटलैंड की मैपिंग करना और कोस्टल स्टडीज़ में ये मदद करती है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में ड्रट मॉनिटरिंग करना, फ्लड रिस्क जोन की मैनेजमेंट करना, इन सभी चीज़ों में ये यूज़फुल है, यानी इसका जो डाटा है वो यूज़फुल है। Next is the term INDARC, sometimes seen in the news, is the name of, किस चीज़ का नाम है? IND-ARC, an indigenously developed radar system inducted into the Indian defense, कि क्या ये एक radar system है? Second, India's satellite to provide services to the countries of the Indian Ocean Rim, all right, a scientific establishment set up by India in the Antarctic region. D, India's underground observatory to scientifically study, किस चीज़ को? आर्कटिक रीजन को स्टडी करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज D। ये एक इंडिया की अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, फर्स्ट ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जो सेटअप की गई। कब? 2014 में, आर्कटिक रीजन को स्टडी करने के लिए। आर्कटिक रीजन को स्टडी करने से मतलब ये है कि उसके क्लाइमेट को, कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और उस क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस क्या है, किस चीज़ पे? मॉनसून पे। दैट इज़ अबाउट IND-ARC, INDARC अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, आर्कटिक रीजन पे फोकस्ड है, उसको साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए 2014 में नॉर्वे में सेटअप की गई। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ अच्छा और रेलिवेंट सीखने को मिला ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ के साथ आप अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।